परिचय की दृष्टि से सबसे पहले मैं परिचय कराना चाहूँगा। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक और वर्तमान में प्रदेश कार्य समिति सदस्य श्री अरुण कुमार मेहरा जी, हमारे बीच में जिला के उपाध्यक्ष श्री बलरामपुरी जी, हमारे बीच में प्रदेश जिला के सचिव रीना जी, हमारे बीच में संजीव जी, ओबीसी मोर्चा के मंडल अध्यक्ष केवल जी, हमारे बीच में एससी मोर्चा के मंडल महामंत्री संजय तेजा जी और अश्विनी महमी जी हमारे बीच में आज रहेंगे। आज का जो विषय है वो सरकार की नाकामियों के ऊपर है। आपको बताना चाहूँगा कि जब सरकार सुक्खू सरकार बनी थी या उससे पहले इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में अपना घोषणा की थी कि हर महिला को 1500 देंगे, गोबर खरीदेंगे, दूध खरीदेंगे। लेकिन आज प्रदेश के जो हालात हैं वो किसी से छुपे नहीं हैं। हम किसी भी वर्ग की बात करें, अगर बीपीएल जो है बिलो पॉवर्टी लाइन, जो गरीबी तबका है, उनसे लेकर जो अपर क्रीमी लेयर से ऊपर के लोग हैं, हर वर्ग इस सरकार से परेशान है। ना किसी को पेंशन आ रही है टाइम से, ना किसी को सैलरी आ रही है। आज मैं अभी एक पत्रकार के लाइव से देख रहा था कि एचआरटीसी के जो भी कर्मचारी हैं उनको सैलरियाँ डाल दी गई हैं, लेकिन आज 12 बजे तक का समय दिया गया था। अगर 12 बजे तक उनकी सैलरी नहीं डली तो चक्का जाम कर दिया जाएगा। ये मैं अभी देख रहा था किसी लाइव के माध्यम से। जो भी गरीब लोग हैं उनकी जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन थी, उनके पैसे टाइम से नहीं आ रहे हैं, 6-6 महीने के बाद पैसे आ रहे हैं। जो लोग बिल्कुल बीमार लोग हैं, जो डेथ बेड पे हैं, उनको सहारा पेंशन की एक सुविधा दी गई है सरकार की तरफ से, लेकिन उनको भी पेंशनें नहीं मिल रही हैं। समाज का हर वर्ग दुखी है। इसी व्यथा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे बीच में श्री अरुण कुमार कुक्का जी हैं, वो बात को आगे बढ़ाएंगे और सरकार के बारे में बताएंगे कि इनकी जो नाकामियां हैं वो किस प्रकार समाज में उजागर हो रही हैं। मैं आग्रह करना चाहूँगा अरुण कुमार कुक्का जी से। अरुण कुमार कुक्का जी। सर्वप्रथम आप सभी पत्रकार मित्रों का आज की इस प्रेस वार्ता में मैं स्वागत भी करता हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ। और मेरे साथ जितने सहयोगी इस प्रेस वार्ता में हमारी पार्टी के पदाधिकारी प्रमुख फेस के रूप में यहाँ पर आपके बीच में समर्पित हुए हैं, आपके शामिल हुए इस वार्ता में, मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ। आज 2 विषय के ऊपर हम चर्चा करेंगे। पहला विषय पंचायती चुनाव से संबंधित है कि हमारे नगर निकाय, पंचायतें, जिला परिषद, उनके चुनाव होने जा रहे हैं और सरकार की नाकामियां के बारे में हालांकि सारी जनता जानती है। ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो इस सरकार की नाकामियों को ना जाने। आई तो सत्ता में सरकार व्यवस्था परिवर्तन के नाम से थी, लेकिन इन 3.5 वर्षों में केवल और केवल व्यवस्था का पतन ही हुआ है। चाहे वो इनके मैनिफेस्टो द्वारा जो घोषणा पत्र उसमें दी गई गारंटियों के संबंध में बात की जाए, कानून के संबंध में बात की जाए, आम जनमानस स्वास्थ्य सुविधाओं की बात की जाए, मतलब और कर्ज पे कर्ज ये सरकार लेती जा रही है। आपदाओं का दौर जो चला हुआ है इसमें आप सभी लोग समझते हैं, जब से सरकार आई है साथ साथ में आपदाएं भी आई हैं। पिछले कल एक बड़ा दुखदायी परसों घटना घटी, उसमें एक एक्सीडेंट चंबा ककीरा में हुआ। उसमें गुजरात के कुछ पर्यटक जो थे, एक परिवार जिसमें दंपति एक जो थी वो आई हुई थी, उनकी बेटी, दामाद, उनका दोता दोती, बेटा, बहू, उनका पोता। तो ये लगभग 9 आदमी धर्मशाला से चंबा की तरफ जा रहे थे इनोवा गाड़ी लेकर के। उसमें जो ड्राइवर थे वो जोगिंद्रनगर सैंथल के थे और ककीरा के पास भारी बारिश और फिसलन की वजह से गाड़ी गहरी खाई में चली गई, जिसमें 6 लोग जो हैं वो स्वर्ग सिधार गए। उनकी डेड बॉडी जब एक तो मंडी चली गई जो ड्राइवर थे, और 5 डेड बॉडी जो थी वो टांडा में आई थी पोस्टमार्टम के लिए। और कल लगभग मैं सबसे पहले सेवा भारती का धन्यवाद करना चाहता हूं। विनोद अग्रवाल जी, उनकी टीम लगातार उनके साथ 3:30 बजे तक जुटी रही, अपनी गाड़ियाँ उनको मुहैया कराई, डेड बॉडीज़ जो थी वो उन गाड़ियों में रखवाई,
और साथ में नंदीकेश्वर धाम चमंडा का है, उसमें हमारे जो अध्यक्ष हैं श्री रमेश जी, जो ये चमंडा हमारी शमशान घाट कमेटी है उसके अध्यक्ष हैं श्री रमेश जी, उनकी अध्यक्षता में, और पूर्व जो हमारे अध्यक्ष रहे हैं श्री केवल सोनी जी, हालांकि वो अस्वस्थ हैं, उनका ऑपरेशन हुआ है, बाईपास सर्जरी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी यथासंभव जो भी सहायता थी वो अधिक से अधिक वहाँ पर प्रदान की। लकड़ी फ्री मुहैया कराई डेड बॉडीज़ के लिए। अगर एक डेड बॉडी बची थी जो काजल की थी, वो जो ये दंपति थी उनकी बेटी की, उसको जो हमारी वो सिलेंडर वाली भट्ठी है उसके तहत उसका अंतिम संस्कार किया गया। मुझे कल वहाँ से टेलीफोन आया, मैं वहाँ गया। ये पर्यटक जो थे गुजरात से आए थे और बहुत बड़ा हादसा हुआ। मैं इस बात को भी साथ आपके करूँगा कि यहाँ के जो एसडी मुनीर शर्मा, हालांकि उनको इतना ज़्यादा पता नहीं था, लेकिन जैसे ही दूरभाष पर उनको सूचित किया तो उनसे भी जो यथासंभव सहायता थी वो उनको मिली। इनके 5 डेड बॉडीज थी और इनके लिए 5 लोग ही वहाँ से जो गुजरात से बाई एयर यहाँ पर आए, लगभग 1.5 लाख रुपया खर्च करके वो यहाँ पहुँचे थे। और प्रशासन की तरफ से उनको फौरी राहत के तौर पर भटियात से 25-25 हज़ार रुपये सभी 6 जो मृतक थे उनके परिवार को दिया गया। लगभग 1.5 लाख रुपये की सहायता प्रशासन की तरफ से की गई। उसके लिए मैं प्रशासन का धन्यवाद करता हूँ। लेकिन दुखदायी विषय ये है कि जब ये डेड बॉडी जहाँ पर पहुँची अंतिम संस्कार के लिए दूसरे प्रदेश से, तो प्रशासन की तरफ से एक भी व्यक्ति शमशान घाट में नहीं था। जो मृतक परिवार था, उनका जो बेटा था या जिसके जीजा जी और सिस्टर और उसके भांजे की डेथ हुई थी, उसके माता पिता की डेथ हुई थी, वो भी इस हादसे में साथ था। उसको कुछ चोटें लगी थी लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं। उनकी धर्मपत्नी टांडा में उपचाराधीन है। उनको 2 फ्रैक्चर हैं, सिर में चोटें लगी हैं। उनका एक छोटा बेटा 5 वर्ष का, वो भी उनको भी चोटें लगी थी। मयंक और प्रियांशी जो काजल और प्रियंक जिनकी डेथ हो गई थी, उनकी बेटी, और एक बेटा दिव्यांश जो 6 वर्ष का था, उसकी भी इसमें मृत्यु हो गई थी। और जो उसकी बहन छोटी 3 वर्ष की प्रियांशी, वो भी घायल थी, उसको कम चोटें लगी हैं। लेकिन ये अकेला एक व्यक्ति बचा था जिसको चोटें बहुत कम थी। तो 5 लोग बाई एयर वहाँ से आए। और दुख इस बात का है कि सरकार की तरफ से कल, प्रशासन की तरफ से कल कोई भी ना पुलिस व्यवस्था थी वहाँ पर, ना वहाँ पर कोई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लोग थे, ना वहाँ पर कोई भी प्रशासनिक अधिकारी वहाँ पर मौजूद नहीं था, क्योंकि चमंडा जो है धर्मशाला के अधीन आती है। और उसमें केवल जब हमने यहाँ के नगोटा के एसडीएम साहब को बोला तो उन्होंने जो जितनी भी हमसे मदद उसकी हो सकती है, उन्होंने जो रेड क्रॉस की गाड़ी थी वो पैसे मांग रहा था, तो मैंने उनसे बात करवाई तो वो पैसे उन्होंने कहा कि मैं इसका कर लूँगा। तो मैं तो धन्यवाद करूँगा पुलिस जी का और विनोद अग्रवाल जी का जिन्होंने किया। लेकिन दुख की बात यह है कि इस हादसे में एक बड़ा दुखदाई ये हुआ कि 5 बॉडी 6 लोग साथ थे, उनको लेबर करके 2-2 हज़ार रुपये पर लेबर, 12,000 की लेबर करके डेड बॉडी जलानी पड़ी है। तो ये इससे बड़ी शर्मनाक बात नहीं हो सकती कोई भी। प्रशासन ने अगर उनको फौरी राहत के तौर पर पैसे दिए, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। मैं प्रशासन से आइंदा के लिए इसमें कुछ जिम्मेदार अधिकारियों की ड्यूटी अवश्य लगानी चाहिए कि ऐसे समय में एक अकेला व्यक्ति या उसके साथ जो 4 दिन को यहाँ के बारे में पता ही कुछ नहीं था, तो उनको बेचारों को, वो इतने परेशान थे, आज उनकी वो वस्तु संरचना वगैरह करनी है, कौन करेगा वहाँ। तो प्रशासन की तरफ से ऐसे समय में लोगों को लगाया जाता है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की लेबर जाती हैं, पीडब्ल्यूडी की लेबर जाती हैं, प्रशासन चाहे तो बहुत सारे लोग उसमें, कुछ हमारी एनजीओ होती हैं, समाज सेवी लोग होते हैं, वो उसमें करते हैं। तो ये बड़ा ये है, इसमें सरकार को की बहुत मैं निंदा करता हूँ कि उनकी तरफ से ऐसा व्यवहार, एक तरफ आप टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात करते हैं और टूरिस्ट यहाँ पर आकर अगर ऐसा हादसा होता है तो प्रशासन ऐसे समय में अगर उनकी मदद ना कर पाए तो ये बहुत बड़ी। अब वो गुजरात जाएंगे तो गुजरात जाने के साथ साथ उनको वो डेथ सर्टिफिकेट भी चाहिए, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी चाहिए, क्या दोबारा गुजरात से आएंगे, ऐसे सरकार को चाहिए। और जो इंजर्ड लोग हैं, जो 2 बच्चे और एक उनकी धर्मपत्नी,
उसको सरकार को चाहिए कि उनके लिए व्यवस्था करे। वैसे तो मैंने सेवा भारती के जो हमारे विनोद अग्रवाल जी उनसे आग्रह किया, उन्होंने कहा कि जो यथासंभव सहायता की गाड़ी भेजने की हम करेंगे, लेकिन अगर प्रशासन उसमें मदद करेगा तो उनको वहाँ पहुँचाया जाए गुजरात में, ताकि वो अपना जो है वो आगे इलाज वहाँ करवा सकें। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, यहाँ पर अब चुनाव है, उसमें अभी क्योंकि फर्स्ट फेज में नगर पंचायत के नगर परिषद में वोटा बहु है, उसकी आपने पूछना कुछ तो बाद में पूछ सकते हैं आप। तो नगर परिषद के चुनावों के बारे में मैं आपसे थोड़ा ये करूँगा, क्योंकि नगर परिषद के चुनाव हालांकि पार्टी सिंबल के ऊपर नहीं हो रहे हैं, तो पार्टी सिंबल पे नहीं, लेकिन फिर भी हमने अपनी पार्टी विचारधारा के लोगों को हर वार्ड से इस चुनाव में उतारा है। और मुझे उम्मीद है नगरोटा विधानसभा क्षेत्र, इस नगरोटा नगर परिषद के हमारे लगभग 8,000 की पॉपुलेशन है इस नगरोटा विधानसभा क्षेत्र की, नगर परिषद की, जिसमें लगभग 4,500-5 हज़ार के बीच वोटर हैं। तो इसमें सबसे पहली बात तो जो हमारा अध्यक्ष का पद है वो आरक्षित है, तो अब 5,000 वोटर में अपने अध्यक्ष को चुनना है, उसमें वो आरक्षित व्यक्ति को ही चुना जाएगा। तो मैं नगरोटा के लोगों से और खास करके वार्ड नंबर 4 के लोगों से एक विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि आपके पास एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जो उस नगर परिषद को 8,000 पॉपुलेशन वाली नगर परिषद को चला सके। उसके लिए उसका चयन वार्ड नंबर 4 के लोग करेंगे। और वार्ड नंबर 4 के लोगों से निवेदन है कि हम ये नहीं बोलते कि कोई भी व्यक्ति अयोग्य है, सभी बच्चे बीच में पढ़े लिखे हैं, लेकिन फिर भी हमें एक ऐसा तजर्बेकार व्यक्तित्व की ज़रूरत है जो कि इस नगर परिषद का अध्यक्ष बन सके, जिसके पास तजर्बा हो, जो समाज में जिसकी हर वर्ग के बीच में जान पहचान हो और हर वर्ग को साथ लेकर चलने वाला, जो भी वार्डों के मेंबर चुन के आएंगे उनके साथ तालमेल बिठाने वाला व्यक्ति हो। ये कोई मतलब वो नहीं है। नगर परिषद में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। पिछली नगर परिषद में बहुत अच्छे काम किए हैं। जब मैं विधायक था तो मैंने लगभग 2-2.5 करोड़ रुपये नगर परिषद को इंटरलॉक टाइल के लिए दिए। एक यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था मैंने ही शुरू की थी, नादा सादा, इसमें 2 ई-रिक्शा भी मैंने उसमें इनको उपलब्ध करवाए थे। और बहुत सारे काम नगर परिषद के मैंने, नरेगा पहली बार अर्बन एरिया के अंदर अगर कभी शुरू हुई थी तो मैंने ही नगरोटा नगर परिषद में मनरेगा को शुरू किया था। तो लगभग 80% जो गलियाँ थी हमारी उसमें इंटरलॉक टाइलें डाल चुके थे हम। और वहाँ पर काफ़ी सारी जगह में हमने, जहाँ संकरी गलियाँ थी वहाँ पर हमने लोहे के एंगल डाल करके गाड़ी चली जाए उसकी व्यवस्था करने का प्रयास किया था, लेकिन फिर भी कुछ रह गया था। लगभग 2.5 करोड़ रुपए की मेरे पास वो चिट्ठियाँ जो मैंने अपनी तरफ से इस नगर परिषद को मुहैया कराई थी। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि ये जो अभी पार्किंग का जो काम है, ये मेरे ही समय की एक प्रपोजल, जिसमें अर्बन डेवलपमेंट वाले लोग आए थे, उसमें हमने एक सर्वे कराया था और उसमें एक प्रपोजल बनी थी। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष श्री जयराम ठाकुर जी और हमारे जो अर्बन एरिया के मिनिस्टर श्री श्रेय भारद्वाज जी, वो भी इसका विजिट करके गए थे। तो ये प्रपोजल हमारी, फिर जब ये बात चली गई कि एडीबी का लोन होता है, तो मुझे जयराम ठाकुर जी ने कहा था कि इसको हम केंद्र सरकार को पार्किंग के लिए भेजते हैं, इसमें आप साथ में मल्टीपल कुछ स्टोरीज और बन जाए, ताकि जनघर भी बन जाए, ताकि गरीब लोगों को वहाँ शादी करने के लिए अच्छी सुविधा प्राप्त हो। जैसे पहले भी थी, उस बिल्डिंग को की बहुत दयनीय स्थिति थी, रैन बसेरा था जिसमें लोग आकर के रह सकते थे सस्ते दामों में। और कुछ हमारी प्रपोजल थी, वहाँ कुछ नौजवानों को शॉपिंग कम्प्लेक्स बना करके वहाँ पे एडजस्ट करना। तो ये प्रपोजल केंद्र सरकार को हमारे समय में गई थी, उसमें 10 करोड़ रुपया जो आया था, जो कि अभी मौजूदा सरकार में, क्योंकि जब पैसा आ जाता है तो मौजूदा सरकार में वो पैसा लगता है, इस शिमला से गई थी, तो उसका काम है। तो एक तो ये बात थी। और नगर परिषद में बीपीएल परिवारों का चयन हुआ है, आगे भी उसमें सरकार ने बहुत छंटनी की हुई है। गरीब लोग हैं अर्बन एरिया के अंदर रहते, तो उन लोगों को भी सुविधा प्राप्त हो, उसके लिए एक अच्छे व्यक्तित्व की जरूरत है जो इस नगर परिषद को चला सके। हालांकि मुझे एक चीज़ का दुख है कि यहाँ इस नगर परिषद से पूर्व भी, जब मैं भी उसमें उपाध्यक्ष था, तो जो हमारे पास नगर परिषद के पास बड़े डस्टबिन थे लोहे के, जिनका वजन लगभग 1 क्विंटल के लगभग था, 80-90 किलो एक क्विंटल था।
वो डस्टबिन मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो डस्टबिन रिपेयर के लिए जो मौजूदा उस समय के अध्यक्ष थे उनके वहाँ गए थे, तो इसकी मैं जानकारी अवश्य जानना चाहूँगा कि वो हमें जाया कि वो डस्टबिन गए तो गए कहाँ, कंट्रोल के हिसाब से डस्टबिन है क्या, नगर परिषद ने कभी ऑक्शन की, वो डस्टबिन कहाँ रखे गए हैं। तो ये एक बड़ा उस समय की ये बात है। मैं इसके बारे में छानबीन अवश्य करूँगा। मैं एक पत्र नगर परिषद के ईओ को भी लिखूँगा। तो एक तो ये बात है। अभी हमने इस नगर परिषद में अपना अध्यक्ष बने वार्ड नंबर 4 से, उसके लिए अयोग्य व्यक्ति का चुनाव हो। नगरोटा पूरे शहर के लोगों से मैं विनती करूंगा, ऐसे व्यक्ति की मदद करें, ऐसे व्यक्ति के लिए लोगों को प्रेरित करें जो इस नगर परिषद को बखूबी चला सके। तजुर्बेकार व्यक्ति हो, किसी हर वर्ग के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, ऐसे व्यक्ति का चयन करें। उसमें हमने अपने विष्णु दास जी को भी वहाँ से खड़ा किया है, जो हमारे एससी मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं इस मंडल के। तो मैं तो इनकी बात करूँगा। अब हमने इस सारी वार्डों में यहाँ पर एक कोऑर्डिनेटर के रूप में श्री बलरामपुरी जी को 7 वार्डों में, और साथ में इनके साथ सुरेश दीवान जी भी रहेंगे, मनोज जी भी रहेंगे, 3-4 लोग, लेकिन मेन कोऑर्डिनेटर जो है वो बलरामपुरी जी 7 वार्डों के साथ करेंगे। जो समितियां हमने वार्डों की बनाई हैं उसमें वार्ड नंबर 1 से जो हमारी समिति के मुख्य होंगे, पुनीत खोसला जी होंगे, विवेक सोनी जी होंगे, विपिन जी होंगे, उनके साथ 3-4 लोग जो भी वो अपने साथ जोड़ना चाहेंगे अभी वो जो जोड़ लेंगे। वार्ड नंबर 2 से श्री विजय महाजन जी होंगे जो इस समिति के अध्यक्ष है, उसके उनके साथ युगल कास्ता जी होंगे, सतीश कौशल जी होंगे, अपने केवल जी होंगे, ये केवल कौशल जी ये इस समिति का साथ में वार्ड नंबर 2 से एक हेमलता जी हमारी पूर्व पार्षद, हमारे पूर्व पार्षद इन समितियों के साथ जुड़े रहेंगे। हेमलता जी हैं वो भी, और रोहित जी भी इसमें साथ रहेंगे वार्ड नंबर 2 में। और उसके बाद वार्ड नंबर 3 से जो हमारी इस समिति के अध्यक्ष होंगे वो अश्विनी महमी जी होंगे, उनके साथ संजय तेजा जी उनके साथ काम करेंगे, और हेमलता जी भी उनके साथ काम करेगी, और उसमें कुछ और लोग हम अभी उसमें और लोग जोड़ेंगे इसमें। तो वार्ड नंबर 4 से श्री सुरेश दीवान जी को हमने इस समिति का अध्यक्ष में, और जो कोऑर्डिनेटर कमेटी है उसके साथ 7 वार्डों का भी वो इसमें इनके साथ सहयोग करेंगे। उनके साथ सोना बालिया जी हैं, रीना जी हैं, संसार जी हैं, राकेश पटो जी हैं, बुधराम जी हैं, ऐसे कुछ लोग और भी इसमें हम जोड़ेंगे। वार्ड नंबर 5 से श्री विनोद सरोत्री जी होंगे, मनोज मेहता जी इसमें साथ होंगे, मनोज मेहता जी, विनोद सरोत्री जी, सत्यम जी और लवकेश जी, माया देवी मेहरा जी और कांता देवी जी जो नीचे हमारे वार्ड 5 से हैं वो भी इस समिति के लिए काम करेंगे। वार्ड नंबर 6 में महेंद्र मेहरा और नवयोग भारद्वाज जी हमारे पूर्व उपाध्यक्ष से, फिर एक हमारे नीचे से हरभजन जी हैं, हरि सिंह जी हैं, विनोद ईमान जी हैं, और उनके साथ कुछ और लोगों का हम जोड़ेंगे। वार्ड नंबर 7 से रजनी बस्सी जी होंगी जो पूर्व अध्यक्ष हैं हमारी, राजेंद्र जी हैं, प्रताप चंद जी हैं, अम्बा प्रसाद जी हैं, प्रतापी जो ब्लॉक से रिटायर हुए अम्बा प्रसाद जी हैं, और उनके साथ कुछ 2-3 नाम और हम जोड़ के ये समिति जो है हम इनको इस सारे वार्डों की ये देंगे, ताकि जो हमारे जितने भी वार्ड सदस्य खड़े हैं उन सभी के लिए पूरी प्लानिंग करके एक अच्छा रोड मैप बनाएं कि हमने कैसे इस नगर परिषद को चलाना है। जहाँ तक तो सरकार की उपलब्धियाँ हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि झूठी गारंटियों के ऊपर सरकार ने लोगों को ठगा है। महिलाएं इस बार जब वोट करेंगी तो वो 1500 रुपये के जो फार्म भरे गए थे उसको ध्यान में रखकर ही वो अपने वोट का इस बार इस्तेमाल करेंगी। जो युवा शक्ति हमारी वो जो 1 लाख लोगों को रोजगार, सरकारी नौकरियाँ, 58 साल वाली नौकरियों का जो दीवारों के ऊपर लिखा गया था, हर वर्ष 3.5 वर्षों में 3.5 लाख नौकरियाँ इस प्रदेश में मिलनी थी, उसमें लगभग 5000 पर हर वर्ष यहाँ के विधायक ने भी घोषणा की थी कि 5000 लोगों को रोजगार सरकारी तौर पे दूंगा। तो उसके बारे में भी हम थोड़ा जानकारी चाहेंगे। उस श्वेत पत्र जारी करें कितने लोगों को वो कई प्राइवेट कंपनियां भेजते हैं, उसके बाद वो 15-15 दिन उसी चीज़ को एडवर्टाइज करते हैं। तो इस तरीके से सरकार ने जितने भी ये समय हर वर्ग सरकार से वंचित दुखी है, जितने भी लोग हैं हमारे हर वर्ग, चाहे वो पेंशन है, बलरामपुर जी बैठे हैं हमारे पेंशन, इस आयु में पूरी ज़िंदगी की सेवा करने के बावजूद जब ये बस के ऊपर बैठते थे तो अपनी ज़िंदगी को रिस्क में डाल करके
बस का जो अपनी पहले कलेक्टरी करते थे फिर इंस्पेक्टरी करते थे, तो इस ऐसी आयु में रिटायर होने के बाद अगर उनको समय पे पेंशन ना मिले तो ये बड़ी दुखदायी बात है। कर्मचारियों को मेडिकल भत्ते नहीं मिल रहे हैं, हिमकेयर योजना जो बंद होने के कगार पर, हिमकेयर योजना के लाभ नहीं मिल रहे हैं। ऐसे बाकी जो उन्होंने 300 यूनिट बिजली फ्री दिया, बिजली के रेट बढ़े हुए हैं। तो मैं ऐसी सारी बातों के लिए सरकार की नाकामियों को देखते हुए मैं नगर परिषद के लोगों से विनम्र निवेदन करूंगा, और साथ में जो पंचायतों के जिला परिषद के चुनाव हो रहे हैं, पंचायतों के चुनाव हो रहे हैं, उनसे भी आग्रह करूंगा कि कृपया करके सरकार की, आपदा सरकार की, मैं नाम दूंगा इसको, आपदा सरकार की, इनकी नाकामियों को ध्यान में रखते हुए अच्छे लोगों का चयन करें, भाजपा की विचारधारा के लोगों को आगे लेके आएँ, ताकि आने वाले समय में हम नई योजनाएं लेकर आएँ। हम जो हमारे जिला परिषद के जो चुनाव जीतेंगे लोग, उनको एमपी के साथ उनके फंड्स को कन्वर्जेंस के बीच में डाल करके पैसों को बढ़ा करके काम करवाने का काम करेंगे। इससे नालियाँ बनने की वजह से तीन चार लोग जो है वो जख्मी हुए हैं। एक श्री केवल कौशल जी का बेटे की टांग टूटी है, यहाँ पर वो मटीरियल वहाँ से नाली का काम चला था, उसके बाद वो मटीरियल वहाँ पड़ा था, उसके कारण स्किट हो रहे हैं। पिछले एक नीचे सोनी किराना स्टोर है मैडम है, वहाँ लेडीज़ गिर गई थी, उसकी चोट आई थी। और 4 दिन पहले लिल्ली से एक प्रमोद कुमार जी जो कि अपना पेट्रोल पंप से नीचे बढ़ाई के हार में उनका बाइक स्किट होकर के जाके अर्जुन के पेट से टकराई और उनको बहुत बड़ा फ्रैक्चर टांगों के बीच में हुआ है, बाजू में चोटें लगी हैं। तो ये सारी चीज़ें सुनिश्चित करनी चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, इससे बेरोजगारी बढ़ेगी। माल रोड जो हैं वो सड़कों बाजार के बीच में नहीं बनते हैं, हाईवे के बीच में माल रोड नहीं होते हैं। यहाँ पर लोग आते हैं अपना स्कूटर बाइक ले साइड पर लगा करके और खरीदारी वगैरह कर लेते हैं। आप वो सारी लोगों को जो है सुविधाएं मिलनी बंद हो गई। रेडी फड़ी लगा करके बेरोजगारी के कारण लोग बहुत सारा यहाँ पर अपने बाल बच्चों का पालन पोषण करते थे। लेकिन ये पता नहीं टूरिज्म के पैसे में बहुत बड़ा घोटाला है। ये मैं सरेआम बोल रहा हूँ कि जितने कंस्ट्रक्शन के वर्क टूरिज्म के माध्यम से लगे हैं, ये बहुत बड़ा स्कैंडल। एक इससे पहले केसीसी बैंक का एक 24 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ, मैंने उसके बारे में हर माध्यम से उसको उठाया। उन्होंने कहा था कि मेरे ऊपर वो एफआईआर करवाएंगे, मेरे ऊपर केस कराएंगे, मानहानि का दावा करेंगे। अभी तक मैं पत्रकार मित्रों को बोल रहा हूँ कि हमारे ऊपर कोई दावा नहीं हुआ है, क्योंकि दावा तब करेंगे जब हमारे झूठे इल्ज़ाम होंगे। हम ये कह रहे हैं कि वो होटल में जो करोड़ों रुपए पे 24 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, गरीब लोगों को उसकी सुविधा नहीं मिल रही है ओपीएस की, और ओपीएस उसमें वन टाइम सेटलमेंट की, ओटीएस की वन टाइम सेटलमेंट की जो सुविधा है वो यहाँ पे राजू गिरी जी हैं, जो उनकी बेटी को अभी तक नहीं मिले, 40,000 रुपये उन्होंने जमा करवा दिया। और बहुत सारे लोगों के मेरे पास कागज हैं, उनको ओटीएस की सुविधा नहीं प्राप्त हो रही है। तो 1 करोड़ ये सिर्फ करप्शन के काम इस सरकार में चले हुए हैं। भारी धांधलियाँ हो रही हैं, टूरिज्म के पैसे का मिसयूज हो रहा है। जगह जगह ये क्लॉक टावर बना के एक्सीडेंटल पॉइंट बनाए जा रहे हैं, और एक क्लॉक टावर बनने में कितने पैसे लग रहे हैं उसके बारे में भी आने वाली सरकार में हम जानकारी लेंगे। जो पीडब्ल्यूडी में 2.5% बिलो रेट पर काम टेंडर होते थे, अब वो 5, 6 या 8% के ऊपर, वो जो टेंडर कुछ लोगों ने डाले और ठेकेदारों ने डाले थे उनको बाहर निकाल दिया गया। कुछ ऐसी कंडीशन लगा करके, टर्म कंडीशन यहाँ से नहीं लगती हैं, वो पीडब्ल्यूडी विभाग ऊपर से लगाता है, एक ब्रांच है वहाँ से लगती है। तो मेरा इनके साथ सीधा कि ये जितना भी कंस्ट्रक्शन वर्क चला हुआ है, गांधी ग्राउंड की पुरानी दीवारें तोड़ करके नई दीवारें लगानी, ये तोड़ मरोड़ और ये घोटाला बहुत बड़ा है। जो सीनियर सिटीजन की दीवार जब लगी, उसके आगे दीवार लगाने का कोई चित्ते बनता ही नहीं है। तो इसका मतलब जो नादा सादा के गेट थे उनको तोड़ करके, ये जो हमारा चाड़ी का चौक है वहाँ पे अशोक स्तंभ लगाया था जिसको कभी छेड़ा नहीं जाता है, उसको तोड़ उसको भी वहाँ से हटा दिया गया अशोक स्तंभ को। वहाँ पर भी क्लॉक टावर बनने जा रहा है। एक्चुअली उस रोड को मैंने खोला था, हमने विजनरी काम किए हैं। और मैंने नगरोटा बगुओं के अंदर 100 करोड़ रुपये का 100 बिस्तर का हॉस्पिटल हमारी भाजपा सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर विपिन परमार जी की आशीर्वाद से लेके आए थे, जो कि अभी काम उसका 3.5 वर्षों में, उसको तो 1 साल के अंदर चालू हो जाना चाहिए था, लेकिन वहाँ पर उसके लिए बजट का नहीं प्रावधान कर पा रहे हैं। स्वायत्त टूरिज्म के पैसे के घोटाले, उस पैसे को लगाने के, और ये जो बता रहे हैं जो नोरा ग्राउंड के अंदर ये एक बहुत बड़ा आलीशान होटल बना, गरीब लोगों को उसका क्या फ़ायदा मिलेगा? मुझे बताइए कौन सा फ़ायदा मिलेगा? 8 होटल टूरिज्म के अपने बंद हो गए हैं।
और यहाँ खड पे जाकर उसको वो वहाँ पे कह रहे हैं कि बहुत बड़ा फाउंटेन बताड़ू के ग्राउंड का बेड़ा गर्क कर दिया, गांधी ग्राउंड जो बच्चों को एकमात्र खेलने का नगरोटा शहर के अंदर ग्राउंड था उसका बेड़ा गर्क कर दिया, उसको संकीर्ण कर दिया। एक स्टेज ऑलरेडी पहले बनी थी, एक और बड़ी स्टेज। इस ग्राउंड को केवल और केवल जन्मदिन के लिए बनाया जा रहा है। जो ये हर साल 26 जुलाई को जो जन्मदिन मनाया जाता है उसके लिए इस ग्राउंड को बनाया जा रहा है। बाकी कोई सौंदर्य कारण क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, मुझे नहीं समझ आ रही है। ग्राउंड का दायरा इतना कम कर दिया है। तो मैं आप सभी पत्रकार मित्रों का, और मैं जरूर कहूँगा कि आदरणीय श्री बलरामपुरी जी भी आज अपने पेंशन के बारे में और इसके बारे में थोड़ा सा दो विचार जरूर रखें। जी हाँ, पूछिए। सर आपने 4 नंबर वार्ड से कैंडिडेट को बता दी है जी, बाकी जो 6 वार्ड है उनके हमने सभी वार्डों में एक कैंडिडेट अपना दिए हुआ है। सर बता देंगे, आपने 4 नंबर में बताया, बाकी चलो अभी वो हमने जिन जिन के पेपर फाइल कराए हैं वो अभी हमारी जो समिति है अभी भी उसमें काम कर रही है कि इसमें किसको हमने क्या करना है। हमने जो अपने कैंडिडेट दे दिए हैं, 1 नंबर से हमारे श्री राकेश जी हैं, ठीक है। 2 नंबर वार्ड से हमारी कैंडिडेट सपना कटोच हैं। वार्ड नंबर 3 से हमारे यहाँ की 2 कैंडिडेट खड़े हो गए हैं, लेकिन हमारे जो कैंडिडेट है वो ममता जी हैं, जो मैं आपको सीधी बात करता हूँ। वार्ड नंबर 4 से बिशन जी हमारे कैंडिडेट हैं और सशक्त कैंडिडेट। हालांकि वहाँ पे एक राहुल जी जो हमारे प्रीतम जी के बेटे हैं, वो भी अर्जुन भी हमारा भतीजा है, लेकिन चलो अब वो नौजवान हैं, अपना भाग्य पाते हैं। लेकिन ये नगर परिषद का मामला है, इसमें अध्यक्ष पद के लिए आपको बिशन जी के 4 नंबर। हाँ जी। वार्ड नंबर 5 से मधु शर्मा जी हमारी कैंडिडेट है और वार्ड नंबर 6 से जो दीप शिखा हमारी कैंडिडेट है। तो वार्ड नंबर 7 से हमारे रंजन काश्ता जी हमारे कैंडिडेट हैं। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। तो हमारे जो जितने भी विचार के लोग होंगे, हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि इनको समर्थन दें इनको, और मैं उम्मीद करता हूं कि हम 7 वार्ड जीतेंगे और अध्यक्ष भी हमारे बड़े अच्छे मार्जिन से जीत करके आएंगे। लोग वोट डालने से पहले इस चीज़ का जरूर विचार करेंगे कि अध्यक्ष पद के लिए हम जो वोट डाल रहे हैं कि वो किस पर्सनैलिटी को डालना है। तो इसके लिए मैं सीधे बिशन जी के लिए मैं तो मेरा यह है कि एक तजर्बेकार हैं, कई वर्षों से वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं नेशनल पेपर के, और इनका तजर्बा, इनको लोगों के साथ मेल मिलाप, लोगों के साथ मिलना जुलना, हर वर्ग के साथ संपर्क, सभी ऐसी चीज़ें जो सारे गुण इनके बीच में हैं। हम ऐसे बच्चे जो हैं हम उनको और समय आएगा, मौका मिलेगा, उनको कोशिश करेंगे, आने वाली सरकार आएगी तो उनको हम स्थान अवश्य देंगे। तो इस समय तो क्योंकि नगर परिषद के जहाँ तक संबंध है कि ये 8000 पॉपुलेशन वाली नगर परिषद जिसमें 4,500-5 हज़ार वोटर है, उनकी सुविधा मनरेगा बंद पड़ी हुई है। इस सरकार में मनरेगा बंद चली हुई है। मनरेगा जो हमने लोगों को रोजगार दिया था, शहर के अर्बन एरिया के जो गरीब लोग थे उनको रोजगार दिए, वो बंद पड़ा हुआ है। और 8-10-12 लाख रुपए केवल सरकार के बीच में नगर परिषद में आया। आप जानकारी ले सकते हैं कि पिछली सरकार में कितना पैसा आया और इस सरकार में कितना पैसा आया। ये जो नालियाँ बन रही है इससे विकास नहीं होगा। ठीक है, नाली बनाते हमें अच्छी बात लगती, पानी की निकासी हो जाती, लेकिन इसके ऊपर लोगों को पर रोजगार नहीं छीनना चाहिए। कहीं पर नाली जहाँ इनके समर्थक हैं वहाँ तो नाली इन्होंने बाहर की तरफ ले ली, जहाँ दूसरे विचारधारा के लोग हैं वहाँ अंदर चलिए, केवल छोले वाले की दुकान उखाड़ दी इन्होंने। गरीब आदमी बेचारा, उस आदमी को एक जगह नहीं अनेक जगह हटवास से लेकर नीचे तक इन्होंने मतलब एक ऐसी भावना के साथ काम किया। जब कोई विधायक बन जाता है तो सभी का विधायक होता है, उसमें ये नहीं होता है कि ये मेरा नहीं अच्छा काम करो, हो सकता है आप लोग जुड़े आपके साथ। तो मैं बलराम जी से बोलूँगा, रिक्शा आपके कार्यकाल में पूरा उठाने के लिए ई रिक्शा आई थी जी, कि आज क्या स्थिति है? अच्छी स्थिति है। मैं चीज़ आपको और बताता हूँ, इनका इतना बुरा धंधा चला हुआ है। 6 नंबर वार्ड में एक इन्होंने जो केंद्र सरकार का हेल्थ वेलनेस सेंटर है वो खोला है, और अपने ही एक कार्यकर्ता के घर में खोला। कच्चा मकान है, 35,000 रुपये किराया उसका। 35,000 रुपये नोटा बगुआ में आपको एक भी मकान ऐसा नहीं मिलेगा जिसका किराया 35,000 रुपये हो। सरकार के फंड का दुरुपयोग किया, अपने कार्यकर्ताओं को लाभ पहुँचाया जा रहा है। और वही ठेकेदार जो उनका कार्यकर्ता है, जो सफाई विभाग का जो ठेकेदार है उसके साथ उसकी पार्टनरशिप है। आपको पता होना है झुग्गी झोपड़ी में रह रहे सफाई कर्मचारी बेचारे। ये हमारे बिशन जी जब अध्यक्ष बन के आएंगे इसके लिए सबसे पहले व्यवस्था करने का हम प्रयास करेंगे। वहाँ पर आप स्लैटर हाउस में जाइए, अभी वो स्लैटर हाउस कम वो कूड़े का वो बन गया डंप हाउस, ठीक है। और उसमें ये जो सफाई कर्मचारी हैं वो अंदर रहते हैं। 100% वो टीबी के मरीज निकलेंगे आने वाले समय में। मैं कोई इतनी बदबू, इतनी दुर्गंध वहाँ पे है। मैं आपसे मीडिया से जरूर इतनी बात करना चाहूँ कि आप जाइए रात को, और वो किस हालात में सोते हैं।
अब गर्मियों के दिन आ गए हैं, ये जितने टेंट लगा करके बेचारे ये सो रहे हैं यहाँ पे और नीचे चोर नाले तक। आप मुझे बताओ कि वहाँ पर तो क्या इनको ना बिजली की व्यवस्था है, ना इनको कोई पंखा है, वहाँ पे मच्छर इनको काट रहे हैं। ये सड़ांध वहाँ पर चली गई है, जितना पानी ऊपर से आएगा ये चोर नाले में जाएगा। और ये नालियों का पानी साफ नहीं, तो होटलों का पानी होता है। कमेटी ने क्या किया पिछले साल में क्यों इनके लिए? किसके लिए? जो ये यहाँ पे भैया हमारे पास थे, हमने इनको सुविधा दी थी, हमने बसाया था, उनको अच्छे जगह पे रखा हुआ था हमने इनको। पिछली कमेटी ने बहुत अच्छे काम किए हैं। इस ये जो अभी नगर परिषद, जो अभी तक हमारी नगर परिषद रही है, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। लेकिन ठेकेदार के लिए अब मैं जो कह रहा हूँ, अब सरकार बदली है तो सरकार का काम होता है। जब सरकार होती है ये फंड सरकार को मुहैया करने पड़ते हैं। तो आपको लगता है बिशन जी को इसका पूरा? बिशन जी करेंगे, क्योंकि बिशन जी उनकी पीड़ा को समझते हैं। देखिए उसके लिए सरकार को प्रपोजल भेजनी पड़ती है कि इन लोगों के लिए अगर कहीं पे कोई जगह बचती है तो ऐसे लोगों के लिए वहाँ पर कुछ सफाई कर्मचारी के क्वार्टर्स बनने चाहिए, बनने जरूरी है उनके लिए। जब आप उनको कम से कम उनको देखो, वो भी तो इंसान हैं, उनका क्या उनका जीवन नहीं है क्या? वो ऐसे पूरी जिंदगी क्या उनके बाल बच्चे ऐसे ही काम करते जाएंगे क्या? उनको जीवन जीने का अधिकार नहीं है? किन परिस्थितियों में रह रहे हैं? आपको पता 8,000 रुपये उनको मिलता है, 7-8 हज़ार रुपये मिलता है उनको। और वो जो सफाई कर्मचारी का ठेकेदार है उससे भी कांग्रेस के कार्यकर्ता पार्टनरशिप लेके आधा पैसा वो कमा रहे हैं। ये तो धंधा बनाया हुआ इन्होंने। सर पिछली कमेटी में पूरा मशीन दी गई थी सेंटर के लिए, लगी है पूरा मशीन। 4 नंबर वार्ड में उसको लगा रहे थे और उनका विरोध हुआ। देखिए मशीन अभी तक नहीं लग पाई। संजीव कौशल जी नहीं 5 नंबर वार्ड में वो लगी थी, लेकिन लोगों का विरोध था। 4 में लगाने की कोशिश की थी भाई सलाटो, आप थोड़ा सा हमसे पूछ लीजिए, मैं आपको जो बताता हूँ उसकी बात के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। 5 नंबर वार्ड में जो ये जो सलाटो उसके वहाँ मशीन स्थापित कर दी थी, लेकिन वहाँ के लोगों का विरोध हुआ। जब लोगों का विरोध होगा तो लोगों की बात सुननी पड़ती है, तो हमें वो बंद करनी पड़ी थी। वो लोगों का जो वो मशीन है वो कम से कम 35 लाख रुपए की मशीन है, वो हम लेके आए थे। ठीक है ना? हमने सोचा था कि नगर परिषद का जो जितना गीला ये मटीरियल है उसका हम जो खाद है वो निकाल लें और जो ये है वेस्ट जो यहाँ से उसको कर लें, क्योंकि कांगड़ा वालों ने हमारा वेस्ट लेने से मना कर दिया है। और ये कांगड़ा का जब कूड़ा क्षेत्र केंद्र बना था तो उसमें वीरभद्र सिंह उसमें उन्होंने नोट और कांगड़ा के लिए टांडा के लिए बनाया था। सर एक खबर आई थी देरा से, जी देरा में भी मशीन खरीदी गई थी और नगोटा में आप बता रहे हैं कि 35 लाख की खरीदी गई थी। तो इतने साल के बाद ये फिर क्यों नहीं बोई हुई? आप संजीव जी जगह नहीं थी तो 35 लाख खर्चने की जरूरत क्या थी? आप मेरी बात नहीं समझे। हमेशा सरकारें प्रयास करती हैं कि कोई भी व्यक्ति आएगा प्रयास करेगा, लेकिन जब लोगों का आज के समय में आपको बताऊं कि आप पिछली नगर परिषद की बात कर रजनी बस्सी जी ने अपनी मलकीती जमीन के ऊपर वहाँ पे जो मूमता बंडी रोड जाता है, अपनी जमीन में खड्डा खोद करके वहाँ कूड़ा फेंकना शुरू कर दिया था जब कांगड़ा वाले नहीं ले रहे थे। तो वहाँ के लोगों ने विरोध किया इस चीज़ का कि हमारे यहाँ पर जो नीचे खड्ड जा रही है उसका पीने का पानी दूषित हो रहा है, तो हमें बंद करना पड़ा। ऐसा नगर परिषद में आपने अध्यक्ष देखा कभी कोई जो अपनी मलकीती जमीन में सारा कूड़ा कचरा फेंकता हो? हमने बहुत प्रयास किए हैं। लोगों का विरोध, देखिए सरकार लोगों के लिए होती है, लोगों द्वारा बनाई गई है। जब लोगों का विरोध होगा तो हमें लोगों के साथ खड़ा होना पड़ता है। फिर भी हम आने वाले समय में कोशिश करेंगे कि लोगों के सहभागिता से, लोगों के साथ मिल करके हम कोई ऐसा स्थान का चयन करें। हमने एक वैसे चयन ठानपुरी के एक साइड किया था जहाँ पे बड़ा कूड़ा सेंटर लगाने का मैंने अपने एक प्रपोजल भेजी हुई थी, ताकि वो जंगल एरिया के बीच में था उसमें वो, लेकिन वो आगे सरकार बदल गई, उसके बाद क्या हुआ वो मुझे नहीं पता। हमने अपने स्वयं में, देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैंने अपने समय में 5 वर्षों के अंदर जो बेसिक काम किए हैं, लोगों की ज़रूरत के लिए काम किए हैं। मैंने नगोटा बगुआ में 100 बिस्तर का हॉस्पिटल बनाने का काम किया जो अभी काम अधूरा पड़ा है। मैंने नगोटा बगुआ के अंदर जनरल वेटरनरी हॉस्पिटल जो आम किसान और जिन्होंने पशु पाले हुए उनके लिए पूरे हिमाचल प्रदेश में तीसरा जनरल वेटरनरी हॉस्पिटल खोला, जिसकी 2 करोड़ रुपये से एक बिल्डिंग मैंने बना दी थी। 11 करोड़ रुपये की ANDS होकर के वहाँ पर वो जो प्रपोजल वो गई थी, अभी तक 1 रुपया नहीं उसके बाद आया। ठीक है, IPH में कोई एक हमारे पास गैंगट होता था बहुत बढ़िया, मैंने रेस्ट हाउस बना कर दिया है वहाँ पे, मेरे समय का, हम बीजेपी सरकार के समय का हम लेके आए हैं, हमने वो बना कर दिया। एक चोरनाड़ी का जो पुल था वहाँ बहुत संकड़ा होता था, एक साहब ने उसको डबल कर दिया, पहली तरफ डबल कर दिया। बड़ों में एक हमने 30 बेडेड हॉस्पिटल दिया। सर ये आपकी जो उपलब्धियां हैं इससे किसी को फायर ब्रिगेड की बिल्डिंग हमने दी, लेकिन जो फायर ब्रिगेड, सुनिए मेरी, फायर ब्रिगेड की जो बिल्डिंग थी वो हमने बना कर दी है।
क्योंकि इन्होंने तो जनघर में बनाई थी बिल्डिंग। मैं केवल आप पत्रकारों से आज बात अवश्य कहना चाहूँगा। मुझे आपने एक प्रश्न पूछा था, मेरे से आप अवश्य उस फाइल को ले लें। आपने पूछा था कि जो स्ट्रीट लाइटें लगी थी वो बंद क्यों है आपके समय में। आप यहाँ के मौजूदा विधायक को सरकार से एक RTI डालिए कि वो जो 53 मील से लेकर लाइटें लगाई गई थी, क्या वो सरकार द्वारा लगाई गई थी? पूछेंगे जरूर आप प्रश्न। यदि सरकार द्वारा लगाई गई थी उसका बिल कौन अदा करता था? ऐसा कुछ नहीं है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए ऐसा कुछ नहीं होता है। जब वो चुनाव थे, जब वो लाइटें लगाई थी और पाइपें जो थी IP विभाग से ली गई थी, ठीक है। और वो जो बिल था, एक एग्रीमेंट साइन किया था नरोटा वेलफेयर सोसाइटी ने कि 5 वर्ष का एक एग्रीमेंट था कि जो लाइटें का बिल जो भी आएगा उसको वेलफेयर सोसाइटी देगी। और वेलफेयर सोसाइटी ने एक अवैध कब्जा किया हुआ है कांग्रेस पार्टी ने भवन के ऊपर, ओबीसी भवन के ऊपर 1-1 रुपया एकत्रित हुई है। उसका पहले हिसाब दें, वो पैसा है कहाँ, उस पैसे का बताएं। उसी वेलफेयर सोसाइटी के अंडर वो अब ओबीसी भवन आता है। और ओबीसी भवन का उसका जो लाइटों का जो बिल आता था 60,000 70,000 जो आता था वो वेलफेयर सोसाइटी देती थी। जैसे सरकार बदली, यहाँ के पूर्व मंत्री, यहाँ के मौजूदा विधायक हारे, उन्होंने 4 महीने 5 महीने के अंदर एक नोटिस वहाँ पे इसको बिजली विभाग को दिया कि वेलफेयर सोसाइटी आगे बिल नहीं दे सकती है और ये जो कनेक्शन है वो काट दिए जाए। उन्होंने लगाए, उन्होंने कटवाए, हमारा उसमें कोई लेन देन नहीं था। फिर भी मैंने माननीय जयराम ठाकुर जी से निवेदन किया था कि कोई ऐसी प्रपोजल बना करके जो, क्योंकि हिमाचल में केवल रोटा बगुओं को लगनी, हर जगह ही अर्बन एरिया में ऐसी सुविधाएं दी जाएं, तो हमने उसके लिए प्रयास किया था। मैं आपसे सीधा प्रश्न करना चाहता हूँ कि ओबीसी भवन का कमाया हुआ अरबों रुपया, वो पैसा किसके पास है? वो पैसा कहाँ खर्च हो रहा है? वो ये जो बिजली का, मेरे पास वो एग्रीमेंट की कॉपी जांच बिठाई गई थी उच्चतम न्यायालय में, कोई इसका मुकदमा चला हुआ है? हाँ जी, इसके ओबीसी के खिलाफ। अरे भाई, वो उसके लिए जांच नहीं बिठाई गई है। वो मुकदमा इसलिए हमने किया हुआ है कि ओबीसी भवन जो है सरकारी संपत्ति है, उसके ऊपर SDM ने ताला लगा दिया था, ठीक है। अब उस ओबीसी भवन को कांग्रेस पार्टी अपने दफ्तर ऑफिस के लिए यूज करती है। अब उसको शादियों के लिए बंद कर दिया गया, वहाँ बोर्ड लगा दिया गया, हमने उसको वीडियो भी डाला हुआ है। सर, आपके कार्यकाल में ई-रिक्शा एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी जी, जो घर घर से पूरा उठा के लेके आते जी, लेकिन काफी लंबे समय से ई-रिक्शा, कितने समय से? 2 साल में सकते हैं। मुझे हटे हुए कितने टाइम हो गया? 3 साल हो गए जी। 3.5 साल हो गए। अब ये प्रश्न आप यहाँ के विधायक से पूछिए कि वो 2 ई-रिक्शा का, अब पूरा विधायक थोड़ी चलाएगा उस ई-रिक्शा आप नहीं चलाएंगे, लेकिन आपको नॉलेज है कि क्योंकि वो शहर का काम था, वो चल रही है कि नहीं चल रही है? मैंने सुविधा दी थी। आपसे एक प्रश्न पूछूं जी? आप पूछिए कि जो नालियां बन रही हैं जी, यहाँ पर जब JCB खुदाई कर रही है जी, क्या BSNL के जितना नुकसान हो रहा है उसका पैसा डिपॉजिट हुआ BSNL को? क्या आप पूछिए जो IPH विभाग की जो हर रोज सप्लाई चेन टूट रही है, वो जो स्क्रैप पाइप, टूटी पाइप निकल रही है, वो कहाँ जा रही है? नई पाइप IPH विभाग को उसका पैसा दिया जा रहा है। क्या सड़क की खुदाई के लिए PWD विभाग में पैसा जमा करवाया गया? आप पूछिए इस चीज को। आप PWD विभाग से पूछिए कि आपको कितना पैसा डिपॉजिट हुआ सड़क की खुदाई करते समय। आप IPH विभाग से पूछिए कि कितनी पाइपें आपने जो यहाँ पर द्वारा इंस्टॉल की हैं, पुरानी पाइपें कहाँ गई, उस जो नई पाइपें हैं वो पुरानी पाइपें स्क्रैप कहाँ गया? नगर परिषद के मैं आपको सीधे बोल रहा हूँ कि जो पूर्व अध्यक्ष श्री कुलदीप मान जी थे, उनके समय जो बड़े हैवी डस्टबिन थे जिनका वेट 1 क्विंटल के लगभग था, वो डस्टबिन गायब है। वो उनके पास रिपेयर के लिए गए थे उस समय। ये तो बाद पता लगा था हमें, तो हमने चलो उसमें, लेकिन मैं आज ये सारे यहाँ बोलो नगर परिषद से पूछिए वो डस्टबिन कहाँ है। नगर परिषद के पुराने जो पार्कों का जो स्क्रैप आया था वो स्क्रैप कहाँ गया? क्या अभी इन्होंने कोई नीलामी की है? नीलामी होगी तो अखबार में आएगा। क्या आप पत्रकारों को पता है कि आपके पास है कोई नीलामी ऐसी? सर, यहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की थी आपने जी, मेरा लास्ट क्वेश्चन है जी, आपने बोला गुजरात के जो लोगों के साथ में सैपनिंग हुई, 6 लोग मृत्यु हो गई उनकी जी। आपको पता है कि यहाँ से जो डेड बॉडी ले रहे हैं एम्बुलेंस गई थी, कौन सी गई थी और किसके थ्रू गई थी? सुनिए, पहले उसमें थ्रू नहीं गई थी, कोई भी ऐसा मत करिए आप ना, पहले पूरी जानकारी रखा करें। वो एक सेवा भारती की एम्बुलेंस आई थी 2, एक रेड क्रॉस की एम्बुलेंस आई थी, चंबा से आई थी 2 डेड बॉडीज जो चंबा से आई थी। एक हमारी एम्बुलेंस जो नंदीकेश्वर धाम की जो एम्बुलेंस है वो गई थी, वो टांडा तक गई होंगी। टांडा तक गई थी। टांडा से, मैं टांडा की बात कर रहा हूँ, मैं पीछे से उन्होंने पहुंचाई। उसमें 4 एम्बुलेंस टांडा से गई थी जी। तो कौन सी किसकी है वो? किसकी? जिसकी भी हो, लेकिन यार कमाल की बात, सरकारी की, उसको SDM ने पे की है।
भाई यार मेरे से पूछो, मैं सुनिए संजीव जी, आपकी प्रेस वार्ता में मैं आपको सर बोलूं, मैं टेलीफोन करके मैंने कल एसडीएम साहब को बोला कि रेड क्रॉस वाले इनसे पैसे मांग रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि बात करवाइए। मैंने ड्राइवर से बात कराई, तब वो बेचारा गया वहां से। उस ड्राइवर का नंबर भी मेरे पास है, अगर आपको चाहिए तो मैं बात भी कर सकता हूँ आपसे। इसलिए कोई लागल पेट करने वाली बात ना करें आप भी, क्योंकि जो मेरा व्यक्तिगत आरोप है वो मैं लगा रहा हूँ सरकार के ऊपर। सरकार की जिम्मेदारी बनती है, कोई दूसरे प्रदेशों से आपके पास 108 भी है, 102 है, तो यहाँ मैं क्यों करूँ यार 108 में? मैंने प्रेस वार्ता पत्रकार नहीं कर सकते इस काम को। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने पत्रकारों के माध्यम से इस चीज को कल भी वहां उठाया, पत्रकार वहां पहुंचे थे यार। 5 डेड बॉडी 6 लोग वहां से बाहर से आए, उनको तो बेचारों को पता नहीं हवन कहाँ हवन है। वहाँ पे घायल आए, मैं ऑन दी स्पॉट टांडा में था। घायल तो यहाँ पे आए, कौन थे कौन के साथ? मुझे नहीं पता। राजेश वो आप FCI का बंदा था, उनको बुलाया गया था। मैंने शासन का कोई बंदा नहीं था। सुनिए, मैं प्रशासन की बात कर रहा हूँ। सेवा भारती किसी संस्था का आदमी था वहाँ पे। क्यों विनोद अग्रवाल जी? 3:30 भाई 3:30 ओ यार, मैंने आपसे कि मुझे उसका मैं 3:30 बजे उनकी डेड बॉडी उनके जो पत्रकार थे कपिल जी, उन्होंने पूछा उनसे पूछा है ना, आप ऐसे ना किसी का पक्ष ना रखे एज ए पत्रकार। आप गुजरात की बात कर रहा हूँ मैं, आपने शुरुआत प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कोई मैं तब बात कर रहा हूँ जी। भाई मैं आपको आप मेरे को चमंडा नहीं दिखे जब मैं डेड बॉडी तो मैं अंतिम संस्कार की बात कर रहा हूँ। इमरजेंसी में वहाँ था। वो यार आप होंगे, आपका काम पत्रकारों का काम है वहाँ जाना, आपका काम है वहाँ जाना, क्योंकि आप जो फैक्ट्स थे मैं वो बता रहा हूँ। मैंने जो मेरे विषय था मैंने वो ले लिया। आप मुझे नहीं मिले कहीं भी, आप अपनी तरफ से बोलते रहो। आप वहाँ घायल जो होंगे उनसे देखने गए होंगे। सेवा भारती के लोगों ने अपनी गाड़ियाँ दी, उनकी गाड़ियों में डेड बॉडीज आई, उन्होंने कोई पैसा लिया कि वो सोनी जी और जो चमंडा नंदीगढ़ समिति है उन्होंने लकड़ी के पैसे लिए, उनको 12,000 रुपया लेबर को खर्च करके अंतिम संस्कार करना पड़ा। मेरा ये प्रश्न है जो मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से कि क्या पर्यटक जब आते हैं तो प्रशासन की जिम्मेवारी है कि उनकी अंतिम संस्कार करने की? क्या वो लेबर को पैसे? इसलिए बोल रहा हूँ मैं। नहीं चलो ऐसा ना, इनके ये आप टमाटा वहाँ टांडा की बात कर रहे हैं, मैं टांडा की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैंने को टांडा का लिया जिस वक्त मैं सिर्फ अंतिम संस्कार की बात कर रहा हूँ, जिसकी सरकार की जहाँ नाकामी थी। मैं साथ में ये तो बोल रहा हूँ कि 25-25 हज़ार रुपये इन्होंने 4 लाख के ऊपर दिया है। इसमें पार्टी का जी कोई नहीं है, लेकिन वो 6 बंदे खत्म हो गए, 4 बंदे 2 बच्चे थे और मियाँ भी थे, उनका 1 बच्चा था, और जो 2 खत्म हो गए थे उनका बच्चा 1 था। चलो 4 लोग थे। आप वहाँ पे उनसे वर्जन लीजिए, ना टांडा की तरफ से ना प्रशासन कोई भी नहीं था वहाँ पे। तो मैं आप मेरे से क्यों आर्गुमेंट कर रहे हैं? आप मुझे बताओ कि आप चमंडा थे। सर विरोधी पार्टी नहीं आई, वो नहीं विरोधी नहीं आया यार, मेरा कोई मतलब नहीं। के तौर पे जाना, मैं सरकार की बात कर रहा हूँ, सरकार की बात कर रहा हूँ। पार्टी कोई नहीं है। मैंने अपनी पार्टी का नाम नहीं यहाँ पे, इसमें कोई मैं को भाजपा के कार्यकर्ताओं को लेकर गया। और मुझे पता है आपकी जो विषय है आप जिसको लेना चाहते हैं, जब पत्रकार आप ब्लॉगर का काम मत करो, ठीक है ना? आपके पास कोई अथेंटिसिटी है मैं पत्रकारिता की? ब्लॉगिंग करने नहीं तो है आपके पास तो छोड़ो। नहीं मैं गल कर रहा हूँ ना, बिना वजह बहस कर रहे हैं। नहीं जैसे है, चलो ऐसा है, शालीनता से उनका पूछना भी हक है। नहीं तो मैं टांडा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जो अंतिम संस्कार में उनको लेबर को पे करना पड़ा। प्रशासन की कोई जिम्मेवारी नहीं इसमें। चलो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, हो सकता है अब आपके पास कोई अपने पत्रकारिता की कोई सेंसिटिविटी है तो बताओ मुझे। आप तो बताए ना, मैं आप कापी दिया हमें मुहैया कराए सारी। चलो कोई ये सर यार इससे करेंगे, मेरे को कापी भेजना कोई नहीं ये बंद हम सरकार की नाकामी की बात कर रहे हैं क्या?